मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, दिल्ली का प्रभारी रहा हूँ, राजस्थान का प्रभारी रहा हूँ, बूथ से लेकर के पूरे देश का प्रभारी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। जब बाबा साहब की मूर्ति संसद भवन से हटा के कोने में रख दी गई और आज यहाँ पे विशाल जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये उनकी सोच बहुत गलत है। वो संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का मतलब ये है कि वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, उनके विचार को समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ये बार बार कहते हैं कि हमारे 400 सांसद जिताओ, हम आपको संविधान बदल के देंगे। इसका मतलब तुम मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। अब मनुस्मृति के अंदर आप उसका स्टडी करेंगे उसके दौर का, जब तक इस देश में मनुस्मृति लागू रही है, ये देश हमेशा विदेशी ताकत का गुलाम रहा है। आर्यों का, हूणों का, कुषाणों का, मंगोलों का, फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का, मुगल का, अंग्रेज का, ये हजारों साल तक गुलाम रहा है इसी मनुस्मृति की वजह से। और जब से इस देश के अंदर भारत देश का संविधान लागू हुआ, आज तक ये देश गुलाम नहीं हो पाया है। इसलिए बाबा साहब के संविधान को ये लोग मिटाना चाहते हैं। ये प्रतिमा को हटाने का मतलब ये है, बाबा साहब की स्टैचू के नीचे पत्थर पे लिखा था, कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ द पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अपने दुख दर्द को दूर करना चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे जाके कब्जा करो। यहाँ से साहब काशीराम ने मूवमेंट खड़ा किया, लाखों लोग देश विदेश से आते थे 14 अप्रैल को, और उस पत्थर की उस लाइन को लिख करके, पढ़े लिखे को उसको पढ़ करके वहाँ से जाते थे और जाके मूवमेंट चलाते थे। उनकी चूल हिलने लगी, उनकी कांग्रेस को कमजोर कर दिया मनोवादी ताकत के लोगों को। आज बीजेपी की भी ताकत कमजोर होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने स्टैचू को वहां से हटाया है। जैसा कि आपने कहा कि मनुस्मृति जब थी तब देश गुलाम थे, और आज की स्थिति में जब भारतीय संविधान लागू है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू है, इसके बावजूद भी संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, और संविधान में जिस तरीके से संशोधन करके संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार है, स्टेट इसके लिए लायबल है। अमेंडमेंट, चलो हम अमेंडमेंट से हम विपक्ष में नहीं है। अमेंडमेंट का तो आर्टिकल 368 में बाबा साहब ने प्रोविजन दिया है। ये बुद्धिज्म भी कहता है कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ बदलना पड़े, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बगैर उसको बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इसलिए अमेंडमेंट आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो रिपील कर देते हैं, उसको आप खत्म कर देते हैं। जैसे क्रीमी लेयर के नाम पे इन्होंने अभी जजमेंट दिलवाया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो है, वो लोग जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो अलग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? तुम साजिश के तहत जो पढ़े लिखे लोग जो वहां पर कंपटीशन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको तुम क्रीमी लेयर के नाम पे आउट कर दोगे, और जो कमजोर लोग हैं वहां तक तुम पहुंचने ही नहीं दोगे। सरकारी स्कूल के एजुकेशन को खराब करके जो अच्छे लोग वहां पहुंच सकते हैं, तुम्हारी टक्कर दे सकते हैं, उनको क्रीमी लेयर पे आउट करेंगे। सरकार में 131 सांसद अभी आपके समाज के बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो सरकार में नहीं है क्या? आप उनको सरकार में नहीं मानते? अगर वो सरकार में है तो उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई प्रश्न पूछा क्यों नहीं जाता है? लेकिन ये 1932 में जिसका विरोध गांधी जी ने, जो बाबा साहब डोल वोट का अधिकार लेके आए थे, उसकी वजह से जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, बाबा साहब ने उसी के लिए कहा था कि अब इस देश में इस समाज में दलाल पैदा होंगे, जो तुम्हारे समाज को नुकसान करने के लिए काम करेंगे, उनको कांग्रेस बीजेपी जिताने का काम करेगी। तो ये सांसद जीत तो गए हैं, वो समाज के तो हैं, लेकिन इस विचारधारा से नहीं ताल्लुकात रखते हैं। उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो अगली बार उनको टिकट ना मिले। जो ये कहते थे कि हम संविधान बचाएंगे बीजेपी से, जब वो आरक्षण पर चोट मारी, उन दोनों नेताओं में से जो बड़े नेता बनते थे कांग्रेस के, और राहुल गांधी जी और समाजवादी के अखिलेश यादव जी, उन दोनों में से कोई भी आपको दिखाई नहीं दिया। तो ये आज फिर भी बहन मायावती उस मुद्दे पे बोली है, और आपने देखा होगा, मुझे शायद सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो चोट वहां तक पहुंच चुकी है। अब ये बात उनको समझ में आ गई है कि अब तो 400 पार का सपना देखते थे, 200 पार मुश्किल हो पाई है, तो अब तो आगे क्या होगा। एक समय कभी कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि इंदिरा गांधी को हराया नहीं जा सकता है। इंदिरा गांधी भी हारी
ये कांग्रेस भी हारी। और जो ये कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, ये बीजेपी भी हारेगी, ये मोदी भी हारेंगे। जब बाबा साहब अकेले थे तब एक लड़ाई लड़के अकेले व्यक्ति ने यहाँ तक हमारे समाज को यहाँ तक खींच के लाके खड़ा कर दिया। अब बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS IPS भी लोग बन चुके हैं। इसके बावजूद भी क्या अभी हमारा समाज बट नहीं गया, कई हिस्सों में टुकड़े नहीं हो गया? कैसे एकत्रित हो पाएंगे, कैसे बाबा साहब के मिशन को या बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे? कि बाबा साहब जब संघर्ष, हम देखिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, अब जो समाज काम कर रहा है वो भी योगदान है, लेकिन जिस समय बाबा साहब ने फूले ने संघर्ष किया था उस समय ये देश अंग्रेजों के अधीन था। उस समय ये देश अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजों से हमको अधिकार लेने थे, यहाँ के लोग के हाथों में वो देना नहीं था। लेकिन आज के डेट में जो है वो ताकत जो है वो जो चेंज हो करके वो उन्हीं लोगों के हाथ में पहुंच गई है जिनके खिलाफ हमारा आंदोलन है। इसलिए बाबा साहब को अपनी योग्यता के साथ साथ ये भी बेनिफिट मिला कि अंग्रेजों को कन्विंस करना आसान था, क्योंकि यहाँ पर अब उन्हीं के हाथ में ताकत है जिनके हाथ से जिनसे हम अधिकार लेने हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।